पाकिस्तान टेक्स्ट चैनल के आज के सेशन में तमाम दोस्तों को खुश आमदीद। सेशन का बाकायदा आगाज़ हम तिलावत कुरान पाक से करते हैं। मोहम्मद अली अवान एडवोकेट उनसे गुजारिश करूँगा आएँ और सेशन का तिलावत कुरान पाक से बाकायदा आगाज़ करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्लाहु आलिमुल गैबि वश्शहादति हुवर रहमानुर रहीम। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्लाहु अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून। हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहु मा फिस समावाति वल अर्द व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाहु खैर। जैसा कि आपके इल्म में है कि सेशन को आगे बढ़ाने से कबल मैं तमाम हाज़िरीन से गुजारिश करूँगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक दफ़ा दुरूद पाक ज़रूर पढ़ लें। जैसा कि आपके इल्म में है कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस को हम कंसेप्ट के एतबार से और रिटर्न को सामने रखते हुए सेक्शन टू सेक्शन अंडरस्टैंड कर रहे हैं सर मंशा सुखैरा साहब की लीडरशिप के अंदर, उनकी रहनुमाई से। और दरमियान में कंपनी इनकम टैक्स रिटर्न की वजह से थोड़ा सा सिलसिला को रोका गया, लेकिन आज से नया फाइनेंशियल ईयर 2024 भी स्टार्टेड है, अपना कैलेंडर ईयर भी 2024 स्टार्टेड है। तो आज से हम दोबारा अपने जो सेक्शन वाइज टॉपिक है उसको दोबारा रीस्टार्ट करते हैं और उसके अंदर हम 148 सेक्शन तक जो एडवांस विद होल्डिंग्स थी और उनके इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर इफेक्ट, इम्पैक्ट और प्रोसीजर सारे देख चुके हैं। आज का हमारा जो मेन सेक्शन है वो 149 जो सैलरी की विद होल्डिंग को डील करता है। किन किन सैलरी की जो है एम्प्लॉय की को हासिल होने वाली किन किन चीज़ों को सैलरी तस्वर किया जाएगा, किस किस अमाउंट पे टैक्स लगेगा, कौन कौन से अमाउंट टैक्स से बाहर है, इसका कंप्यूटेशन का तरीका क्या है, इसके अंदर प्रोसीजर क्या है, इसके अंदर जो है बाकी लॉ हमें क्या किस तरह बाउंड करता है, इन सारी चीज़ों के ऊपर रहनुमाई के लिए मैं गुजारिश करूँगा सर मंशा सुखैरा साहब को कि वो आएँ और हमें तफसीली आगाह करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनरेबल मेंबर ऑफ पाकिस्तान टैक्स चैनल, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा टॉपिक आज का जो है वो विद होल्डिंग का ही जो हमारा डायरेक्शन एट सोर्स या कलेक्शन एट सोर्स वाला जो चल रहा था, तो उसका पार्ट है आज सैलरी की विद होल्डिंग। तो ये सेक्शन है 149। तो इसको हम देखेंगे कि कौन रिस्पॉन्सिबल है, विद होल्डिंग एजेंट कौन है, विद होल्डिंग एजेंट के साथ किसका विद होल्ड करना है, ठीक है। तो उसके साथ हम देखेंगे कि सैलरी जो है उसकी डेफिनेशन क्या है, कितनी किस अमाउंट पे डिडक्शन करनी है, कंप्यूटेशन कैसे करनी है, मंथ वाइज कैसे करनी है, क्या एडजस्टमेंट या अलाउंसेस उसमें से लेस करने हैं, और क्या स्टैंडर्ड रेट ही है, एवरेज रेट कैसे कैलकुलेट करना है। तो सारी कंप्यूटेशन जो है अकॉर्डिंग टू 149 जो है इसमें हम देखते हैं। पहले इसकी बेयर रीडिंग कर लेंगे, उसको करने से पहले सेक्शन 12 को देख लें। तो 12 में डेफिनेशन है ऑफ सैलरी, सैलरी वेजेस, उसमें कमीशन और चीजें। बेसिकली सैलरी में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप देखा जाएगा। सर्विसेज और सैलरी में क्या फर्क है कि वहां यहाँ जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है
कि एम्प्लॉयर ने थ्रू एंगेजमेंट या उसका कंट्रोल, टर्म एंड कंडीशंस उसके मुताबिक, उसकी डायरेक्शन इंस्ट्रक्शन के मुताबिक चलता है, जबकि जो सर्विस प्रोवाइडर होता है वो उसका एम्प्लॉय नहीं होता, वो उसकी डायरेक्शन कंट्रोल के मुताबिक नहीं होता, ड्यूरेशन है, और दूसरी परमानेंट उसका रिलेशन नहीं होता, वो टेम्पररी बेसिस पे होता है। तो इसमें क्योंकि उसकी फिर आपकी पेंशन बेनिफिट और दूसरे जो अलाउंसेस बेनिफिट भी होते हैं, तो वो भी उस रिलेशनशिप की वजह से होती है, जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय रिलेशनशिप होता है, वो सर्विस प्रोवाइडर और सर्विस रिसिपिएंट जो है उसका रिलेशनशिप होता है। तो इसलिए सर्विसेज में और इसमें सर्विस प्रोवाइडर, सर्विस रिसिपिएंट, एजेंट, डिस्ट्रीब्यूटर, एजेंट और प्रिंसिपल, मास्टर स्टूडेंट, ये सारे रिलेशनशिप होते हैं। तो यहाँ एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप पहले देखा जाएगा। जहां एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप होगा तो वहां सैलरी होगी, उसकी टर्म कंडीशन, उसका कंट्रोल, उसकी ड्यूरेशन, वो सारी चीजें साफ रखते हुए। जहां ये रिलेशन नहीं होगा, जहां सर्विस प्रोवाइडर और रिसिपिएंट का होगा, तो वो 153 में जाएगा, उसके मुताबिक फिर अब हमने देखना है आज है सैलरी। तो सैलरी क्योंकि ये हमारा फिस्कल स्टैच्यू है, तो फिस्कल स्टैच्यू में चीजों को स्ट्रिक्टली कंट्रोल करते हैं, जो उसमें फॉल होता है वही आता है। फर्दर कोई बाई इम्प्लीकेशन या बाई आपका असेंस के पॉइंट या सेपरेट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ऐड नहीं कर सकते। जो लॉ लेटर में वर्डिंग में चीजें होती है सिर्फ वही ली जाती है। तो अब सैलरी को उन्होंने डिफाइन किया हुआ है सेक्शन 12 में, पहले वो डेफिनेशन में जो उसमें फॉल करेगी वो सैलरी होगी, फिर उसकी आगे लिमिट होगी, कितने में काटना है, कितने वो सब्सिक्वेंट होगी। तो एनी सैलरी इसमें डिफाइंड है। Any salary by employee in a tax year other than salary that is exempt from tax under the RT shall be charged tax under the, पहले टैक्सेबिलिटी ऑफ सैलरी है, तो ऑल सैलरी नहीं होगी, जो सैलरी टैक्सेबल होगी उसमें वो अप्लीकेबल होगा। ठीक है, डिडक्शन किस में करनी है, एग्जेम्प्ट में नहीं करनी। ये नहीं है कि वो ग्रास आपकी एग्जेम्प्ट सैलरी उसमें भी लगा दे, तो यहाँ उसमें सैलरी से मेरे से एग्जेम्पशन पहले ही एक्सक्लूड कर दी है। जो एग्जेम्प्ट सैलरी है, किसी ने एग्जेम्प्ट सैलरी अलाउंसेस बेनिफिट है तो वो उसमें नहीं, उसका पार्ट नहीं होंगे। जो टैक्सेबल सैलरी होगी वो उसने जो रिसीव करनी है उसका पार्ट बनेगी। अब सैलरी है क्या चीज, पहले दूसरी सैलरी में कहा कि क्या शामिल करनी है, टैक्सेबिलिटी क्या है, चार्जेबिलिटी क्या है, तो वो पहले सेक्शन में उसने दे दिया। दूसरे में डिफाइंड है कि सैलरी मीन्स है, जब मीन होती है तो स्पेसिफिक एग्जॉस्टिव डेफिनेशन, इंक्लूड होती है तो वो ब्रॉडर होती है, उसमें वो डेफिनेशन ओरिजिनल तो डिक्शनरी डायरेक्टली नेचुरल होती ही है, उसमें फर्दर चीजें भी ऐड की होती है। तो यहाँ मीन्स है एनी अमाउंट रिसीव बाय द एम्प्लॉय फ्रॉम द एम्प्लॉयमेंट, मतलब एम्प्लॉयमेंट जो सर्विस कर रहा है, जो एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की रिलेशनशिप है, उससे जो वो अमाउंट ड्राइव करेगा वो सैलरी होगी। अगर सर्विस रेंडर कर रहा है तो वो फिर उसकी सैलरी नहीं होगी। वेदर ऑफ रेवेन्यू और कैपिटल नेचर, किसी नेचर में उसने बड़ा काम किया है, लॉन्ग टर्म किया है, शॉर्ट किया है, तो वो उसकी उसमें शामिल होगी। इंक्लूडिंग, यहां इंक्लूडिंग का वर्ड। अब एनी पे, इसमें वेजेस भी, जो वेजर होते हैं, लेबर होते हैं, उसमें एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है। तो अदर रिम्यूनरेशन प्रोवाइडेड टू द एम्प्लॉय, कोई भी हो, इंक्लूडिंग लीव सैलरी, पेमेंट इन लीव ऑफ लीव लेके उसके अगेंस्ट जो आपने सैलरी दी है, ओवर टाइम पेमेंट, बोनस, कमीशन, फीस, ग्रेजुटी, वर्क कंडीशन, सप्लीमेंट, अनप्लेजेंट, डेंजरस वर्किंग कंडीशन, जो चीज भी है, इवन गिफ्ट दिया जाएगा एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को तो वो भी सैलरी। हर चीज जो एम्प्लॉय एम्प्लॉय रिलेशनशिप में दी है, वो कैश हो या काइंड हो, कैश में दी हो या कोई चीज दी हो, तो वो दोनों हर सारी ये सारी चीज, फीस भी, ओवर टाइम, ग्रेजुटी, पेंशन, हर चीज सैलरी का, पे, वेजेस, ये सारा सैलरी का पार्ट है। एनी परक्विजिट्स वेदर कन्वर्टेबल टू मनी, कन्वर्ट हो परक्विजिट होते हैं कोई बेनिफिट दिए, कैश में या काइंड है। इसी तरह एनी अमाउंट ऑफ अलाउंसेस प्रोवाइडेड को, कैश लाइंस है, अकोमोडेशन है, कार अलाउंसेस है, कोई और चीज है। टू एन एम्प्लॉय इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग, सबसिस्टेंस, रेंट, यूटिलिटी, एजुकेशन, इंटरटेनमेंट, बट शैल नॉट इंक्लूड एनी अलाउंसेस solely expended in the performance of employee duty of the employer। अगर एम्प्लॉयर ने अपना काम भेज दिया है कि मेरा काम करके आओ, तो उसमें उसने कोई पैसे दिए तो वो उसके नहीं होंगे बेनिफिट, जो उसको वैसे दिए हुए अलाउंसेस बेनिफिट वो उसके होंगे। अगर आपने ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफिस के पर्पज के लिए कोई इनकर किए हैं, आपको अमाउंट दी है, तो वो अलाउंसेस बेनिफिट जो होंगे वो ऑफिस के एक्सपेंडिचर होंगे, उसकी सैलरी नहीं होगी। उसके बाद अमाउंट ऑफ अलाउंसेस रिसीव्ड बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय, ये दो आपने कर दिया। नेक्स्ट
Furthermore, it is clarified that allowances solely expended in performance employees duty does not include, ये वाले उसमें शामिल नहीं है। Allowances which is paid in the monthly salary on fixed basis or percentage of salary, अगर परसेंटेज है उनका 10% ले जाएगा और हर महीने, तो वो उसमें शामिल नहीं है, वो ऑफिस परफॉर्मेंस वाले नहीं है, वो आपकी सैलरी में ऐड होंगे। Allowances which is not wholly exclusively necessarily actually spent on behalf of the buyer, वो आपको मिले लेकिन आपने उस पे स्पेंड नहीं की, आपके पास एडिशनल आ गए, वो उसमें शामिल नहीं हुए। The amount expended incurred by the employee that is paid reimbursed by the employer other than the expenditure on behalf of the employer in the performance के अलावा कोई रिम्बर्स किए तो वो भी उसमें शामिल नहीं है, वो आपके बेनिफिट में होंगे, आपकी सैलरी होगी। नेक्स्ट, the amount of profit in lieu of or in addition to salary and wages included any amount received, प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ या सैलरी कि आप टर्मिनेट कर देते हैं या अदरवाइज प्री मेच्योर टर्मिनेशन करते हैं तो आपको अमाउंट बेनिफिट देते हैं, जैसे आपकी ग्रेजुएट एम्प्लॉयमेंट है या प्रॉफिट इन ल्यू है तो ये सारे भी आपकी सैलरी में ही शामिल है। ऐसे समझिए रिटायरमेंट बेनिफिट है, अर्ली या मेच्योरिटी पे या जैसे मतलब as consideration for pension agreement to enter into employment relationship, तो कोई है उसके बाद कंसिडरेशन फॉर एम्प्लॉइज एग्रीमेंट टू एनी कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एनी चेंज टू एम्प्लॉयर टर्म एंड कंडीशन को चेंज करनी है एग्रीमेंट की, तो उसमें वो कहता है ये अगर ये बढ़ा ले ऑफिस और बढ़ा ले या और बढ़ा ले तो उसमें कोई टर्म कंडीशन है तो एडिशनल अमाउंट मिलती है, तो वो भी सैलरी का ही पार्ट है। ऑन टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट वेदर पेड वॉलंटरी और अंडर एग्रीमेंट इंक्लूडिंग कंपनसेशन फॉर रिडंडेंसी और लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट गोल्डन हैंडशेक्स की, भी अर्ली रिटायरमेंट ले लो तो इतने पैसे ले लो, तो वो सैलरी का ही पार्ट है। इस तरह प्रोविडेंट फंड की अमाउंट है या पेंशन है, ग्रेजुएटी है, कंट्रीब्यूशन मेड बाय द एम्प्लॉयर टू द फंड एम्प्लॉय वाज not entitled to deduction and consideration for employees agreement to receive district covenant in respect of any past present prospect employment, any pension in annuity, any supplement to person, any amount charged at salary under head 14 में जो भी है चार्जेबल है वो है। बाकी इसी तरह ये उसकी डेफिनेशन है। जस्ट ग्लोबली आप कह लें कि कोई भी पे है उसको दी है, वेजेस दी है, अलाउंसेस दी है, फीस दी है, कमीशन दी है, इवन गिफ्ट भी दी है या रिटायरमेंट बेनिफिट है, अलाउंसेस है, परकोजेट, सारी चीजें जो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉई को इन रिलेशनशिप ऑफ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप में जो दी है उसको, वो उसकी सैलरी है। क्लियर? अब सैलरी में जो चीजें एग्जाम्प्ट है वो टैक्सेबल नहीं है, जो आपने पहले टैक्सेबल कैलकुलेट कर लेनी कितनी बनती है, तो टैक्सेबल करके उसके रिलेशन से फिर अब आपने हर इंडिविजुअल की टैक्सेशन कैलकुलेट करनी। तो अब आ जाए उधर वापस। एवरी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग सैलरी टू द एम्प्लॉय, पहले विद होल्डिंग एजेंट कौन है? कोई भी बंदा जो सैलरी देगा, जरूरी नहीं कि वो कंपनी हो, उसका चीफ एग्जीक्यूटिव हो, कोई भी रिस्पॉन्सिबल जो पे कर रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एट द टाइम ऑफ पेमेंट वो उसकी होल्ड करे। टू द एम्प्लॉय शैल एट द टाइम ऑफ पेमेंट डिडक्ट टैक्स फ्रॉम द अमाउंट पेड to the at the employee average rate of tax computed at the rate specified in division 1 of part 1 of the schedule on the estimated income of the employee chargeable to X under the head for the tax year in which payment is made after making adjustment of tax withheld from the employee under other head and tax credit eligible under section 161 162 during the tax year after obtaining documentary evidence as may be necessary। तो सबसे पहले क्या करना है आपने उसकी टैक्सेबल सैलरी कैलकुलेट करनी। तो एस्टिमेटेड बेसिस पे आप देखेंगे उसमें जो एग्जम्पशन अलाउंसेस बेनिफिट है वो सारे लेस करके टैक्सेबल अमाउंट कैलकुलेट कर लेंगे कि सैलरी टैक्सेबल कितनी है। फिर टैक्सेबल पे आप सैलरी जब एस्टिमेट कर ली तो आप फिर उधर रेट लगा लेंगे कि उस पे साल का कितना बनता है, तो साल का आप कैलकुलेट कर लेंगे कि साल का इतना टैक्स बनता है, तो फिर साल का कैलकुलेट करके पूरा तो उसमें देख लेंगे कि डिवाइड करके परसेंटेज कैलकुलेट कर लेंगे कि कितनी सैलरी पे कितना टोटल है तो परसेंटेज क्या है। तो हर महीने की जितनी पेमेंट करते जाएंगे उस परसेंटेज से आप अकॉर्डिंग उसको 12 महीनों में आप डिवाइड कर लेंगे या परसेंटेज से जितनी पेमेंट करेंगे उसको उस परसेंटेज से आप करते रहेंगे। तो और शेड्यूल आप उधर देख लेंगे, फर्स्ट शेड्यूल में इसके रेट है वो देख ले। अगर ये तो है ग्रास
अब अगर टैक्स लायबिलिटी बनती है उसमें से उसके कोई इन दूसरे हेड्स में पहले डिडक्शन हो गई, सपोज उसके घर के इलेक्ट्रिसिटी बिल है या कोई और है या 161 की है 63 की या और कोई एविडेंस है जो टैक्स उसके अदर हेड में कहीं डिडक्शन हो गई है, तो उसके प्रूफ दे देगा, वो टोटल लायबिलिटी में से आप लेस कर देंगे और बाकी का फिर एवरेज कैलकुलेट करके उसके मुताबिक आप देख लेंगे। तो बेटा उधर लाए रेट को देख लें, हम फर्स्ट शेड्यूल में हम देख लें। ये हर इंडिविजुअल की हमने अलग कैलकुलेट करनी है, जिसकी बिलो लिमिट होगी उसमें कोई नहीं होगा, उधर हम रेट देख लेते हैं। पहले टैक्सेबल कैलकुलेट करनी है, टैक्सेबल के मुताबिक फिर हमने देखना है रेंज ऑफ रेट जो है फर्स्ट रूल में वो कहां फॉल करते हैं। ऊपर है वो, स्टार्ट में पहला ही है फर्स्ट ये ऊपर सैलरी के किसके सैलरी वाले, ये वाले ऊपर ही है, ऊपर है बेटा, ये तो यूपी आ गए। अच्छा है ऊपर दिखाए ना पहले, ये है वेयर इनकम चार्ज, ये पहला सैलरी के ही है ना, इंडिविजुअल पर द वे टैक्स एक्सीड 800, तो ये वाले वेयर द इनकम ऑफ इंडिविजुअल चार्ज एट द हेड एक्सीड में किधर है। अच्छा अच्छा 23 से आगे ये है, तो कभी फिर सर शायद थोड़ा चेंज हो गए हैं, आ सकते हैं, ठीक हो गया यही है 35% तक टेबल्स ऑफ अब ये सैलरी वाले हैं, देख रहे सैलरी के आगे नीचे आया ना, नहीं मुझे लग रहा सैलरी के उसमें तो 50% जो 75% से बाब होगी तो सैलरी फिर है। हाँ जी, उसका टेबल 2 आएगा। हाँ डिवीजन 1 का उसमें अलग भी है 2-4 चीजें लिखी हुई। डिवीजन 1 का शेड्यूल को स्टार्ट ही करें ना, ये डिवीजन 1 का टेबल 2 है, पहले स्टार्ट में मैंने दिखाए ना मुझे, पहले अब आगे ना जाए, पहले स्टार्ट में आ जाए। ये नीचे ये रेट ऑफ बोथ अंडर टैक्स एवरी इंडिविजुअल नॉट बीइंग इंडिविजुअल टू विच पैराग्राफ 1A डिवीजन प्राइस शैल सेट, ये 1A वाले सैलरी वाले, ए इंडिविजुअल बिजनेस इंडिविजुअल है अदर देन सैलरी है। आगे नीचे है और नीचे है, नीचे है ऊपर आए एक वेयर द चार्जेस अंडर द हेड सैलरी एक्सीड 25, ये वाले इसके नीचे ये रेट है सर, ये रेट है, ठीक है। ये आपका वेयर टैक्स डज नॉट एक्सीड 6 लाख, अब 6 लाख तक अगर आपकी टैक्सेबल सैलरी है जिस बंदे की 12/6 के 72, तो इस अमाउंट तक उसकी टैक्सेबल है, तो 50 आपका लगा ले है, 50,000 महीने तक नहीं लगेगा। हाँ ऐसे समझ लें 6 लाख तो भी बनेगा, 6 लाख प्लस अलाउंसेस भी लगा लें आप, अलाउंसेस कितने होते हैं 10%। सैलरी की बात करें, अगर आप ये नेट सैलरी अगर आपकी टैक्सेबल सैलरी 6 लाख तक है तो इसको 12 महीनों से डिवाइड कर ले, कितनी बनती है 50,000 महीना अगर किसी की है तो उस पर ये नहीं लगता, ठीक है। 50,000 से ऊपर आगे फिर ये 12 लाख है उसमें भी ये रेट है 2.5% ऑफ एक्सीडिंग 6 लाख पे कोई नहीं, ऊपर 2.5 लगा लेंगे, इस तरह आप टैक्स कैलकुलेट कर लेंगे उस बंदे का जिस रेंज में आएगा, उसमें ऑलरेडी को डिडक्ट हुआ है उसका बिजली में, गैस में, बिलों में या कहीं, तो वो एडजस्ट कर देंगे, बाकी को डिवाइड 12 महीनों में करके तो उस तरह उसका काट लेंगे, ठीक है। अगली रेंज में कोई आता है तो उसके मुताबिक आखिरी में आता है तो वो नीचे बेटा, ये डिफरेंट स्लैब्स हैं, हर एक को आपने देखना है किस में फॉल करता है, नीचे आ जाए, ये डिफरेंस ऊपर है, ये 25 है, 25 के बाद 32 है, 32 के बाद 35 है, आगे फिर ओमिटेड द रेट फॉर बोनस एज आईडीपी शैल बी 30%, छोड़ दे,
इसका कोई नहीं, ये एक डायरेक्टर की थी 20%। वो 149 में ही है, है वो रेट डायरेक्ट 149 के अंदर लिखा हुआ अच्छा, उसके अंदर आगे लिखा है। होगा। हाँ, उसके अंदर आगे लिखा ठीक है, तो ये आपने अप्लाई की कैलकुलेशन इस तरह करनी है। बाद में आपको जो नोटिस आता है 161/205 का, वो ग्रास पे ही ले देता है कि ग्रास पे आपका क्यों 10% लगा दे, तो वो 10% वाला इलीगल होगा। पहले तो पेमेंट का होना जरूरी है, फिर हर इंडिविजुअल एम्प्लॉय का होना जरूरी है कि हर इंडिविजुअल एम्प्लॉय पे अपना रेट लगेगा, अपनी कैलकुलेशन होगी और पेमेंट में होगी ग्रास, उसमें पेमेंट सैलरी भी होती है, अकाउंट्स जो होते हैं, तो इसलिए वो इलीगल है कि एवरेज वैसे ही लेट 10 लगा देना या ग्रास पे ही टैक्सेशन लगा देना। पहले उसमें उसकी ड्यूटी है कि वो आइडेंटिफाई करे कि किस एम्प्लॉय को कितनी पेमेंट है साल में, फिर उसका कितना टैक्स बनता है और क्या रेट बनता है, फिर उसके मुताबिक चार्ज करेगा, तो फिर वो लीगल होगी। और फिर उसके विद होल्डिंग ऑलरेडी उसने रिटर्न फाइल कर दी है तो फिर भी नहीं लगेगा। फिर जिस दिन उसकी डिडक्शन होनी थी, जिस दिन उसने रिटर्न फाइल की, उसका डिफॉल्ट सरचार्ज तो लग सकता है, लेकिन वो प्रिंसिपल अमाउंट उससे नहीं लिया जा सकता। क्लियर जी? पहले तो ग्रास पे नहीं लगना जो अकाउंट्स में या रिटर्न में रिपोर्टेड है, वो टोटल सैलरी पे एवरेज रेट, स्टैंडर्ड रेट, आर्बिट्री रेट नहीं लग सकता। उसके लिए क्या करना है, वो आइडेंटिफाई करे, उसमें से पहले तो पेमेंट निकाले, फिर पेमेंट निकाल के उसके अगर रिसीवेबल पेबल है आउटस्टैंडिंग लेस करे, पेमेंट कैलकुलेट करे, फिर उसको सेग्रीगेट करे हर इंडिविजुअल के मुताबिक, एम्प्लॉय के मुताबिक। हो सकता है 6 लाख से सारे काम हो तो सारी बिलो लिमिट हो, तो हर एम्प्लॉय का अपना रेट है, अपनी टैक्सेबल इनकम है, अपनी लायबिलिटी है। पहले अगर करेगा तो इस तरह कर, फिर वो इंश्योर करे क्या उसकी एम्प्लॉय की उसका टैक्स नंबर क्या है, रिटर्न तो नहीं फाइल कर दी, अगर उसने रिटर्न फाइल कर दी फिर भी उसका टैक्स नहीं लगाया जा सकता। फिर उसका जिस दिन काटना था और जिस दिन उसने रिटर्न फाइल की है, पेमेंट किया है, उस पीरियड का डिफॉल्ट से चार्ज हो सकता है। तो ये अगर आप नोटिस उठाए तो ये अकॉर्डिंगली आप फिर इस तरह उसकी वर्किंग बना के या ये ऑब्जेक्शन ले सकते हैं उसमें। ठीक है, आगे जी। 49 में आ जाए दोबारा, स्क्रीन पे आगे वो आ जाएगा। इसके पहले एडजस्टमेंट ऑफ टैक्स विद फ्रॉम द अंडर अदर हेड, कोई रेंट का है या कोई दूसरा है, इलेक्ट्रिसिटी है, बिजली है, टेलीफोन है, जो भी आपका कोई कटा हुआ है तो वो क्लेमेंट आप कर सकते हैं। 61 का कोई क्रेडिट श्रेडिट है, 63 का है तो वो भी आप ले सकते हैं। तो वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आप देंगे एम्प्लॉयर को, तो एम्प्लॉयर अकॉर्डिंगली आपका रिड्यूस कर देगा। 83 फॉर्म्स आप देना पड़ेगा। हाँ, वो रूल के मुताबिक आप देंगे, वो अकॉर्डिंगली फिर आपका उसके मुताबिक वर्किंग जो टैक्स लायबिलिटी आपकी इंडिविजुअल एम्प्लॉय की उसको काम कर देगा उस तरह। टैक्स withheld फ्रॉम द एम्प्लॉय अंडर दिस ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग द टैक्स ईयर, ये ड्यूरिंग द टैक्स ईयर हो वो उसका क्लेम कर सकते हैं। एनी एक्सेस डिडक्शन और डेफिनेट राइजिंग आउट ऑफ एनी प्रीवियस डिडक्शन, तो पिछली जो डिडक्शन की है उसमें डेफिशिएंसी भी हो सकती है, एक्सेस भी हो सकता है। एक्सेस है तो इधर ला लेंगे, डिडक्शन डेफिशिएंसी है तो इधर कवर कर लेगा वो आपसे। क्लियर? उसके बाद फेलियर टू मेक डिडक्शन ड्यूरिंग द ईयर एज मे बी नेसेसरी फॉर फेलियर टू मेक, को पिछली डिडक्शन नहीं की तो वो कवाली कर लेगा, वो डेफिशिएंसी सारी की सारी कर लेगा फिर। ठीक है ना? द एवरेज रेट ऑफ टैक्स ऑफ एम्प्लॉय फॉर ए टैक्स ईयर फॉर द पर्पज ऑफ सब्सटेंस शैल बी कंप्यूटेड इन अकॉर्डेंस विद फार्मूला A over B. A is the tax that would be payable if the amount referred to in B of the formula were the employee taxable of that income or the year. उसका कितना आपका टैक्स है, नीचे एम्प्लॉई एस्टिमेटेड इनकम की सैलरी कितनी है। ठीक है, फॉर द कितनी सैलरी की साल की बनेगी, कितना टैक्स बनेगा और रेट कैलकुलेट कर लेंगे। मतलब इसमें वो वजाहत करते हैं ना कि टेक्निकली ये सैलरी ड्यूरिंग द ईयर पेड की बात नहीं करता, उसकी एवरेज रेट के 12 महीने का आपने टैक्स, 12 महीने की एस्टिमेटेड सैलरी आपने देनी है, कभी दी तो नहीं ना। हाँ जी। आपने देनी है कि सपोज महीने की आपकी 1 लाख है जी, तो साल की कितनी होगी। या बंदा मेरे पास जनवरी में एम्प्लॉई हुआ है तो वो जनवरी में हुआ है तो जनवरी के जितने पीरियड उसने करने हैं साल में, टैक्स ईयर में कितने मंथ रहते हैं उसके, अगर पहले साल ही है तो जितने मंथ रहते हैं उनकी मंथ की आप कैलकुलेट कर लेंगे। उसमें एवरेज में तो उसके 12 महीने के बना के 6 महीने का काम, वो एक ही बात है ना, 12 महीनों की कर लेंगे तो फिर फर्क आ जाएगा, है टैक्स रेट फर्क आ जाएगा। नहीं, आप उतनी करेंगे ना, वो उसका मल्टीप्लाई 6/12 कर देंगे ना। अच्छा, ऐसे रेट अगर 12 महीनों की अगर एक ही है तो वही रेट रहेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप 1 महीने का कैलकुलेट कर ले तो क्योंकि रेट आपकी स्लैब आती है ना, तो स्लैब जितनी उसकी अगर ड्यूरिंग ईयर है तो फिर तो उतनों की कैलकुलेट होगी, फुल ईयर है तो पूरे 12 महीनों की होगी।
या अगर टैक्स ईयर करना है पूरा, तो पूरे टैक्स ईयर की जितनी एक महीने की 10,000 है तो 12 महीनों की कैलकुलेट कर लेंगे। 12 महीनों में फिर आपने टैक्सेबल भी कैलकुलेट करनी है। सर मैं इसमें सवाल को 2 एग्जाम्पल के साथ पेश करता हूँ। मेरे पास बंदा एम्प्लॉई हुआ जनवरी में, 1 लाख रुपए उसकी सैलरी है। अगर मैं 6 माह की सैलरी गिनूं तो वो BTL में आता है। अच्छा, ठीक है। अब मैंने इसके मुताबिक उसको लेके चलना है, या मैं 1 लाख रुपए सैलरी है ज़रबे 12 करूंगा, 12 लाख, 12 लाख का मैं टैक्स रेट निकाल लूंगा, बना वो उसमें 40,000, उसकी मैं बनाऊंगा 12 किस्तें, वो बनी 4,000 रुपया महीना, और हर महीने में मैं 6 माह की जो सैलरी दूंगा उससे 6 माह का 4,000 रुपया विदहेल्ड करके गवर्नमेंट को दे दूंगा। ये दोनों में से कौन सी एग्जाम्पल ठीक है, कौन सी गलत है? इसके अलावा कोई पहली तो बात ये है कि टैक्सेबल देखनी है जी। सर टैक्सेबल है, नहीं टैक्स 1 लाख टैक्सेबल है, उस बात से 1 लाख नहीं, 6 लाख से ऊपर होगी तो टैक्सेबल होगी ना। जी, जी। अगर है ही 6 लाख से कम, जी अगर उसकी साल की सैलरी नहीं 6 लाख बनती, जी 6 महीनों की 6 लाख नहीं बनती, जी। तो टैक्सेबल नहीं है ना। जी जी तो आप वर्किंग अगर आप तो कर लेंगे 12 लाख में, जी जी नहीं समझे जी जी भाई। अगर उसने 6 माह की लाख रुपए है तो 6 माह उसके रहते हैं ना, जी। तो उसकी सैलरी कितनी होनी है साल की? 6 लाख की। 6 लाख तो टैक्सेबल ही नहीं है, ठीक, कोई डिडक्शन नहीं है। कोई रिडक्शन नहीं। हाँ, तो आपके मुताबिक कैलकुलेट कर ले तो 12 लाख महीनों की करें तो 12 लाख बनती है, जी। तो उसमें 12 में भी टैक्सेशन आ जाएगी, तो आप कहेंगे डिडक्शन करें, जी तो इसलिए नहीं है। सर ये एवरेज रेट जो है इसको थोड़ा सा एवरेज रेट ऐसे समझ लें, एवरेज रेट ऐसे करना है, वो साल का करें। आपने देखना है कि आपकी जितना आपका पीरियड है उस साल का, उसमें आपकी टोटल टैक्सेबल सैलरी कितनी है, और उस पे रेट जो लगता है, रेट के मुताबिक कितना टैक्स बनता है। टैक्स को उस सैलरी से डिवाइड कर लें, मल्टीप्लाई 100 कर लें, तो परसेंटेज एवरेज आ जाएगी। नहीं समझे? सर हम तो सिंपल यही करते हैं कि एक वो 12 से उसको करके तो वो तो 12 महीनों की होगी है, जो एक ही बात है, या मल्टीप्लाई 12 कर ले, 12 करके फिर देख ले आपकी सैलरी कितने की, 6 माह की, उसका 6 माह कैलकुलेट करें तो वो 6 माह की आ जाएगी। इससे क्या फर्क पड़ता है? या 6 माह है तो लाख रुपए 6 मल्टीप्लाई 12 कर ले तो साल की होगी, उसको फिर आप 6 महीनों की तो 6/12 कर ले, तो फिर उस पर देख ले वो टैक्सेबल है, तो उसके अगर टैक्सेबल जितनी है तो उस किस रेंज में फॉल करती है उसके मतलब कैलकुलेट कर ले। सर मैं कंफ्यूजन मजीद क्लियर हो जाए, भाई भी जो बात कर रहे हैं मैं भी जो करना चाह रहा हूँ। हम नॉर्मली अगर रेंट पे करते हैं या गुड्स सर्विसेज का टैक्स करते हैं तो हम एक्चुअल बेस करते हैं कि जो दौरान साल हमने दिया सिर्फ उसके टैक्स रेट चीजों को हम कैलकुलेट करते हैं। नहीं वो तो सुन लो ना, स्पेशली बात हाँ हाँ वो तो सर इसमें हम जो नॉर्मली करते हैं कि हम एवरेज रेट से मुराद उसकी 12 महीने की जिस सैलरी रेट पे मेरे पास वो एम्प्लॉई हुआ, दौरान साल हुआ, 4 माह बाद हुआ, लेकिन हम कहते हैं अगर आपके 12 महीने मेरे पास भी पूरे होते इसी रेट पे, क्योंकि मुमकिन है पीछे एम्प्लॉयमेंट करके आया हो, मुमकिन है उसे हाई रेट करके लो रेट, लेकिन मैं 12 महीने का करके उसका मैं टैक्स रेट लेता हूँ, उसके बाद जितने महीने से मुझसे रहता है उतनी इंस्टॉलमेंट उसकी मैं अंदर से वो विदहेल्ड कर लेता हूँ। सुन वो आप एक्सेस विद होल्ड करना चाहते हैं तो अलग बात है, लेकिन यहाँ बात है आपने टैक्सेबल सैलरी पे टैक्स रेट देखनी है। हर एम्प्लॉय का आपने देखना है कि उसकी साल की कितनी टैक्सेबल है। पहला पॉइंट तो ये डिटरमिन करना है कि आप पे विद होल्डिंग लगती है कि नहीं, ठीक है ना। अगर आपकी उस साल में टैक्सेबल है फिर आप पे तो लगती है, अगर आपकी बिलो लिमिट है या एग्जेम्प्ट है उसमें तो विद होल्डिंग नहीं लगती, ठीक है ना। अगर आपकी 2-3 महीने उसने काम पे किया है, 3 महीने वाली आप पे टैक्सेबल ही नहीं है या वो एग्जेम्प्ट है तो वो या बिलो लिमिट है तो आप पे तो टैक्सेशन नहीं लगती। लेकिन आप अगर कैलकुलेट कर लेंगे 3 की बजाय 12 महीनों की तो उसमें तो टैक्स आ जाएगा। हो सकता है उसकी सैलरी से ज्यादा आप टैक्स बना दें, सपोज 1 महीने की है तो आप 12 महीनों की लगा के टैक्स लगा दें। 1 महीने की सपोज सुन लो एक उसकी है 6 लाख रुपए पर मंथ, उसकी 6 लाख रुपए पर मंथ है, उसमें आपके आखिरी महीने में आया है जून में, तो आपने कितना टैक्स कैलकुलेट करेंगे? मल्टीप्लाई 12 करके तो एवरेज करेंगे तो कम से कम उसके 6 लाख से ज्यादा टैक्स हो जाएगा, जो भी गलत होगा, जबकि उसकी तो टैक्सेबल है ही नहीं। ये प्रैक्टिस चल रही है ना? नहीं चल रही है, लेकिन जो लॉ के मुताबिक है
ला के मुताबिक आपने देखना है कि जितने महीने हैं, 12 महीने अगर है तो सीधी 12 महीनों की सैलरी ले लें। 12 महीने सैलरी एस्टिमेटेड बेसिस पे, और 12 महीनों की उस एस्टिमेटेड सैलरी पे रेट के मुताबिक टैक्स कैलकुलेट कर लें। ठीक है, रेट के मुताबिक आपने टैक्स अमाउंट भी आ गई और 12 महीनों की सैलरी भी आ गई, तो उसका आप 12 महीनों की सैलरी जो है और उसमें जो टैक्स है, टैक्स को सैलरी से डिवाइड कर ले, तो ये एवरेज रेट होता है। एवरेज रेट पर ईयर हो गया ना। तो जिसकी 12 महीने सैलरी मेरे पास है, हाँ, जिसकी 12 महीने उसी की होगी ना, तो 12 महीनों का एवरेज हो गया। अब जितनी पेमेंट करेंगे उस रेट के मुताबिक करते जाए। मंथली में सपोज 1 महीनों में तो आपने 2 महीनों की दे दी इकट्ठी, 2 महीनों में वो रेट लगा देंगे। 12 महीने वाली बात तो क्लियर हो गई। हाँ। सवाल वो 6 महीने या 4 महीने 3 महीने वाले का है कि वो टैक्सेबल में अगर आप डी टैक्सेबल नहीं बनती तो आप पे ला ही नहीं एप्लीकेबल। हमने जितनी सैलरी देनी है उसी को उस साल में कैलकुलेट करना। सबसे पहले रिसीट की बात है या अक्रूवल की बात भी लगाएं, अक्रूवल पे भी कैलकुलेट करें तो हर साल के रिलेशन से है। इनकम चार्जेबल टू टैक्स जो है वो रिलेशन टू टैक्स ईयर है। सेक्शन हम 3 या वो पढ़े, हमारा सेक्शन जो है वो टैक्स ईयर की इनकम देखी जाती है कि सैलरी आपकी टैक्सेबल इनकम सैलरी जो है वो साल की कितनी है। अगर आपकी टैक्सेबल ही नहीं है या 6 लाख से बिलो है या एग्जेम्प्ट है तो उस पर एप्लीकेबल नहीं। पहली बात, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप कि आपकी टैक्सेबल है तो फिर टैक्सेबल वो कितनी है, किस रेंज में आती है, वो टैक्सेबल आपने साल की, आज पहला महीना भी है, साल की टैक्सेबल कैलकुलेट करनी। तो टैक्सेबल साल की जो बनती है उस पर टैक्स कितना बनता है, वो तो टोटल में बन गया ना, तो उसमें से हर महीने का या परसेंटेज उसकी आपने कैलकुलेट करनी है और फिर जो आप पेमेंट करते जाएंगे वो परसेंटेज लगाते जाएंगे। सपोज 6 माह है आपके पास बंदा आया तो 6 माह की सैलरी ले ले, तो 6 माह की टोटल कर ले, ये टैक्सेबल बनती है, और 6 माह का रेट लगाए उस अमाउंट टोटल पे जो पूरे टैक्स ईयर की सैलरी है, वो देख ले कितना टैक्स बनता है। वो सैलरी टैक्स को सैलरी से डिवाइड कर दे, मल्टीप्लाई 100 कर दे, वो आपका 2, 4, 8, 10% आ जाएगी। ठीक है, अब जितनी आप पेमेंट करते जाए साल में उस रेटों से करते जाए और अल्टीमेटली वो उतना ही हो जाएगा जितना आपका एक्चुअल बना है। ना एक्सेस होगा ना शार्ट होगा, नहीं तो एक्सेस और शार्ट की भी प्रोविजन दी गई है। अगर आपका एक्सेस हो रहा है तो आप कम कर ले, शार्ट है तो और कर ले। ठीक है, अगर आप साल का पूरा कर लेंगे वो ज्यादा डबल हो जाएगा। आप 6 लाख पर मंथ है तो 12 छिके कितना होगा, 72 लाख। तो आपकी सैलरी में साल में तो 6 लाख है, 72 लाख में कटेंगे तो फिर तो वो सैलरी जितनी सैलरी उससे ज्यादा आप काट लेंगे पहले महीने में, इसलिए वो लॉजिकली नहीं है। वो फिर एग्जेम्प्ट वाला और टैक्सेबल वाला कंसेप्ट ही डिस्टार्ट हो जाएगा। ये एवरेज से मुराद आपने एवरेज जितनी टैक्सेबल सैलरी है और जितना साल का उस टैक्स ईयर की कितनी टैक्सेबल सैलरी है और उस साल का कितना टैक्स है, वो टैक्स को टैक्सेबल सैलरी से डिवाइड कर ले तो वो आपका रेट आ जाएगा। जब से मेरे पास एम्प्लॉय हुआ तब से एंड ऑफ ईयर ये वो इसी साल में वही आएगी ना। ठीक है, अगर आप पहले महीने हो गए तो 12 महीनों की ले लेंगे, 6 महीने का 6 की ले लेंगे, 8 की ले लेंगे, 8 ले लेंगे। ठीक है, अब वो जो लायबिलिटी टैक्स लायबिलिटी टर्मिनेशन होनी है वो सारी जिंदगी की नहीं होनी। ईच टैक्स ईयर इज इंडिपेंडेंट टैक्स ईयर, और अब इस साल में हम 12 महीनों का नहीं डाल सकते। ठीक है ना, तो वो इस साल की जो रिलेटेड टैक्सेबल सैलरी है वो आप देखेंगे। कोई एरियर है रिसीव, अगर एडवांस रिसीव हो रही है, बाद में ये भी होता है कि रिसीट बेसिस पे या अप्रूवल बेसिस पे या विच एवर अर्लियर, तो उसके मुताबिक आप जो साल की बनेगी 13 सैलरियों में मिल गई वो भी आ जाए, वो भी है, ज्यादा एडवांस आ गई वो भी है। वो देखना है रिसीट है, अक्रूवल है या विच एवर इज अर्ली है, तो कंबाइन भी हो सकती है। साल की सैलरी, वो सैलरी भी सिंपल नहीं, टैक्सेबल सैलरी एग्जाम्प्ट है तो वो भी सारी कटनी है आपने। फिर उसके मुताबिक जो टैक्सेबल बनती है उस पे शेड्यूल लगाना है आपने। अभी हो सकता है आपने तो 1 महीने की भी देनी, पहला भी नहीं है, अब उसमें शेड्यूल में देख रहे हैं कि रेट कितना है, और रेट के मुताबिक कितना साल का या 6 माह का या जो टैक्सेबल बनती है उसमें कितना बनता है। ऐसे समझ लें उस साल की टैक्सेबल पे कितना टैक्स बनता है, फिर उसी टैक्स को जितने महीने रहते हैं उससे डिवाइड कर लें। मंथ वाइज भी कर सकते हैं, परसेंटेज वाइज कर सकते हैं। अगर आपको 6 महीने की देनी है तो जो टैक्स बना है उसमें से ये एडजस्टमेंट करके डेफिशिएंसी ये वो तो बाकी टैक्स कैलकुलेट कर लें। तो बाकी आपके 6 महीने रहते तो 6 महीने से डिवाइड कर दें उसको, तो हर महीने का उतना काटते जाए।
जब देते हैं, या परसेंटेज कैलकुलेट कर लें और जितनी अमाउंट दे उसमें उतना परसेंटेज काट लें। ठीक है ना, 8% आ गया, साल का आपका 8% हो गया, सपोज हर महीने जितनी दे उसका 8% काट ले। सर एक प्रॉब्लम ये आती है कि फॉर एग्जांपल 4 महीने मैंने एक जगह काम किया, मैंने वहां से छोड़ दी जॉब, फिर मैं नेक्स्ट जो 6 अगर वहां ये होगा तो फिर आप एम्प्लॉयर को बताएंगे और जो आपकी डिडक्शंस हुई है वहां वो सारी बताएंगे, फिर उसके मुताबिक उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो पेमेंट में है, वो तो उसके मुताबिक करेगा। अगर आप चीज बता देंगे कि मेरा पीछे भी ये कटा हुआ है, तो पीछे मेरी सैलरी 10,000 थी, आपकी जगह यहाँ है, तो फिर उसके मुताबिक एडजस्टमेंट करके वो उसके मुताबिक काट लेगा। इशू ये आ रहा है कि जब उन्होंने विदहोल्डिंग सर्टिफिकेट दिया है तो डिफरेंट अमाउंट्स पे डिफरेंट टैक्स काटे हुए हैं, 2 विदहोल्डिंग सर्टिफिकेट है। देखिए बस सुन लेना, मेरी बात सुने बेटा, हर रिस्पॉन्सिबल जो है एम्प्लॉयर रिस्पॉन्सिबल है, ये एम्प्लॉयर पिछले एम्प्लॉयर का रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वो इसका रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ठीक है ना, उसके पास जब आप थे तो उसको नहीं पता था आपने छोड़ के जाना है, तो उसने तो 12 महीनों का पूरा ही किया होगा। ठीक है, अब उसको छोड़ के आप इधर आए हैं तो अब इसके पास 9 महीने, तो या तो उसको बता देंगे आप कि मेरा पिछला ये सैलरी मैंने ली थी, ये मेरी कटी हुई है, ये साल से परटेन करती है, तो आपकी जो होनी है आपकी 9 महीनों की, उसकी 3 महीनों की, ये टोटल लगा ले और इसके मुताबिक एस्टिमेट कर ले, और ताकि मेरा टैक्स उतना ही जो मेरी टैक्सेबल बनेगी उसके मुताबिक आप काटे, डेफिशिएंसी और एक्सेस को एडजस्ट कर ले। ये आपने एविडेंस देने हैं ना। इशू ये है कि वो बात आपकी ठीक है कि विदहोल्डिंग पे जो अमाउंट आ गई है, लेकिन जब वो टोटल अमाउंट यानी कि दोनों की सैलरी जो दो जगह पे काम किया उसको हम ऐड करके उसमें सिस्टम में डालते हैं ना, तो वो हमारा जो रेट है वो सर की बात पे ऐड कर दूं, यहाँ पे एम्प्लॉयर की लायबिलिटी है 149 तक, तो वो एम्प्लॉय की जिम्मेदारी है कि वो अपनी एक्चुअल इनकम डिक्लेयर करे, वो दे होते जो देखे ना, अब सुन लेना, एक रिटर्न में लगा चीज है, ये विद होल्डिंग है, यहाँ विद होल्डिंग भी आप उसको सही बता सकते हैं, डाटा आपका विद होल्ड हुआ हुआ किसी और हेड में या पिछले एम्प्लॉयर ने किया हुआ है, तो वो बताएं भाई सैलरी कितनी है और कितना है, तो उसका एविडेंस दे तो उसका एडजस्ट कर लेगा एम्प्लॉयर, नहीं कुछ भी देगा तो वो पूरा काटेगा। जो हमने एम्प्लॉयर ने तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी देख रही है ना, उसके बाद आप 8 महीने तो 8 महीनों की आप टैक्सेबल कैलकुलेट करेगा, काटना शुरू कर देगा। अगर पिछले आपका डिडक्शन हुआ है कोई किसी और चीज पे बिल या बेल ये वो एडजस्ट करवाने, तो उसके कहा है ना कि एविडेंस दें आप, पिछली सैलरी है तो एविडेंस दे। अगर आप नहीं एविडेंस देते पिछली सैलरी कितनी है, आपने 3 महीने में कितनी ली, कितनी विद होल्डिंग ली, तो वो फिर कैसे उसको पता चलेगा। अगर दे देंगे तो वो उसके मुताबिक साल की पूरी टैक्सेबल देख लेगा और एडजस्टमेंट दे के फिर आपकी जो बाकी आपको पैसे देने उस रेशियो के मुताबिक आपका काट लेगा, ताकि साल की जो टैक्सेबल आपकी बननी है इंक्लूडिंग पिछली जो टैक्स बनना है वो डेफिशिएंसी और शार्ट को बराबर करके पूरा कर ले। ठीक है, नहीं बताएंगे नहीं तो कैसे पता चलेगा। एम्प्लॉयर की ड्यूटी अपनी पेमेंट पे है, तो अपने मुताबिक वो कर लेगा फिर। ठीक है जी, ना एक्सेस हो ना शार्ट हो, जितनी टैक्सेबल है उसमें हो। बेसिक ये है कि प्रोविजन बहुत कंप्रीहेंसिव है, उसमें कहा कि डेफिशिएंसी है तो रिकवर कर लेगा, एक्सेस है तो एडजस्ट कर लेगा। एविडेंसेस आपने देने, हर महीने में वो कर सकता है। फाइनल डिडक्शन से पहले साल बाद भी पता कर सकता, साल के आखिरी जून में जब उसने पेमेंट करनी तो उस वक्त भी वो देख सकता है कि आपकी एक्सेस हो गई है तो कम कर देगा, कम हुई है तो ज्यादा कर लेगा। पुराने दौर में एजी ऑफिस वाले 12वें महीने में सारी डिडक्शन जाहिर कर लेते थे, तो एम्प्लॉय की सैलरी उड़ जाती थी, तो ये एवरेज रेटिंग उसके लिए लाएगी कि भाई आपको ये हाँ एवरेज आपको एम्प्लॉयर ने जिस महीने स्टार्ट होकर एंड तक देख लेना है, काटते रहना और दरमियान में एडजस्टमेंट और डेफिशिएंसी को पूरा करते रहना है। हो सकता है इधर वो काट रहा हो तो उधर कहीं और आपकी बहुत ज्यादा डिडक्शन हो गई हो, तो वो उसको एविडेंस दे दे, वो आगे नहीं काटेगा। आप कहेंगे नहीं यही फार्मूला है बस यही कटनी, भाई उसमें 3 चीजें उसने दे दी है, शार्ट भी है, डेफिशिएंसी भी है, कई और हेड में डिडक्शंस है, 61 है, 63 है, उसकी एडजस्टमेंट एम्प्लॉयर कर सकता है और वो अमाउंट जो एवरेज चल रही है वो चेंज अल्टर हो सकती है। एडजस्टेबल टैक्सेस की वो देगा,
फाइनल वालों की वो नहीं और फाइनल वाले एडजस्टेबल जो है जिनके क्रेडिट मिल सकते हैं वो वाले जो है वो आपको, या जो मिनिमम है वो भी नहीं, दूसरे जो है जो एडजस्टेबल है वो आपके यहाँ एविडेंस होंगे तो वो एम्प्लॉयर उसको एडजस्ट कर सकता है और अकॉर्डिंगली अगली डिडक्शन जो है उसके मुताबिक कर सकता है। क्लियर जी? सर नीचे आ जाएंगे 49(3) में सर ये Notwithstanding any contains subsection 1 to every person responsible for making for directorship fee or fee for attending board meeting or such fee as whatever name called shall be at the time of payment। ये 20% जो है डायरेक्टर रिम्यूनरेशन ये वो है, वहाँ वो रेट नहीं लगेंगे, ये इंडिपेंडेंट उस सैलरी से अलग करके इसमें 20% अलग एट द टाइम ऑफ पेमेंट जो बंदा पे कर रहा है एम्प्लॉयर जो है या प्रिंसिपल ऑफिसर जो कंपनी का जो भी है वो काटेगा जी। डायरेक्टरशिप फी और सैलरी में क्या फर्क आएगा? क्यों यहाँ पे अलग से वर्ड ग्रेड की बात समझ आती है, उसकी मर्जी है, लेकिन डायरेक्टरशिप फी क्यों? फी बाद दफा एक जो डायरेक्टर्स होते हैं नॉन सैलरी भी होते हैं, लेकिन उनको मीटिंग अटेंड करने के लिए उनको फीस दे देते हैं, फीस दी जाती है। तो सैलरी डायरेक्टर हो, बेशक सैलरी डायरेक्टर भी हो, सुन लेना बात, वहाँ है वर्ड फी, जहाँ डायरेक्टर को कुछ दी गई है तो वो डायरेक्टर फी आएगी, वो फिर इसमें आ जाएगी। सर फी होती क्या, ये भी एक दफा फिर वजाहत करते हैं। फी में बाद दफा फी जो है फी जो आती है, फी हमेशा यूजुअली सर्विसेज की कंसिडरेशन होती है, सर्विसेज की, किसी ने सर्विसेज दी है उसकी कंसिडरेशन को जो रिटर्न उसको देनी है उसको हम कहते हैं फी। तो एम्प्लॉई भी सर्विसेज देता है, लेकिन वो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई रिलेशनशिप में सर्विसेज देता है। जब वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप हो और परमानेंट नेचर का हो, जिसमें आगे उसके कंट्रोल में सुपरविजन में हो एम्प्लॉई रिलेशनशिप में, तो वो परमानेंट नेचर का होता है, तो वो सैलरी में आता है। अगर कोई परमानेंट कंट्रोल में नहीं है, एम्प्लॉई एम्प्लॉयर रिलेशन नहीं है, वैसे कोई सर्विस रेंडर करता है, आप जैसे एक चार्ट अकाउंटेंट या एडवोकेट किसी को देता है, एडवोकेट या चार्ट अकाउंटेंट या इंजीनियर या डॉक्टर उसके कंट्रोल में नहीं होते, हम एम्प्लॉई नहीं है किसी के, ठीक है ना, हम आप सर्विस रेंडर करेंगे और हमारा भी कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट ही होगा, लेकिन हमारा एम्प्लॉयर एम्प्लॉई वाला नहीं होगा, हमारी टर्म एंड कंडीशन वो नहीं होगी, हम उसके अंडर या कंट्रोल में नहीं है, हम इंडिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट नहीं होगा। एम्प्लॉई एम्प्लॉयर में जो एम्प्लॉई है वो इंडिपेंडेंट नहीं है, दैट इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय द एम्प्लॉयर रिलेशनशिप की वजह से। वो जो सर्विस प्रोवाइडर और सीपीयू डॉक्टर है या पेशेंट है या क्लाइंट और एडवाइजर है या चार्ट अकाउंटेंट और वो है, तो वो इंडिपेंडेंट रिलेशनशिप है, वो काम किया शॉर्ट नेचर का और उसकी मुताबिक ले ली, और वो जो सर्विस रेंडर की है उसकी जो कंसिडरेशन है वो फी है। आपने सर्विस रेंडर की है तो आप क्या लेंगे, जो लेंगे उसको फी कहा जाएगा, तो जो आपने दिया है वो सर्विस है, हाँ, जो उसके अगेंस्ट कंसीडरेशन आई उसको फी कहते हैं। फी जो है यूजुअली फी में और लेबर में जो कुछ चीजें, फी में यूजुअली आपकी स्पेशल एक्सपर्टीज होती है, आप किसी के फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं, जैसे आप एडवोकेट हैं तो आप लीगल एक्सपर्ट हैं, तो लीगल ओपिनियन आप जब देंगे तो आप लीगल स्किल जो है आपके पास जो स्किल आई है थ्रू सर्टन प्रोसेस एजुकेशन एक्सपीरियंस से आई है, वो जो आपकी स्किल केयर एंड स्किल है ना, वो स्किल से जो आप सर्विस देते हैं उसकी अमाउंट जो आती है वो फी होती है, ठीक है। एक जनरली एक बंदा स्किल नहीं है वैसे लेबर है तो वो देगा, तो उसकी लेबर या उनको वेजेस या वो टर्म इस्तेमाल कर लेंगे, उसको फिर फी के टर्मिनोलॉजी भी नहीं हुई। जैसे डॉक्टर है उसकी स्पेशलाइज एक स्किल है, जैसे एडिटर है या चार्ट अकाउंटेंट है या वकील है, जिनकी ये स्पेशलाइज स्किल या स्पेशलाइज एक्सपर्टीज है जो थ्रू हायर प्रोफेशनल एजुकेशन या एक्सपीरियंस या स्किल से एक्सपर्टीज से आई है, वो अगर सर्विसेज को रेंडर करेगा ड्यू बाय एक्सरसाइजिंग देयर प्रोफेशनल स्किल कंपिटेंसी या वो चीज, उससे जो रिम्यूनरेशन लेगा वो उसको फीस टर्मिनोलॉजी की है, क्लियर। तो यूजुअली जो प्रोफेशनल नेचर की होती है उसमें वर्ड फी अडॉप्ट होता है, या फी सिर्फ एक तो स्किल मेंटल ह्यूमन स्किल की भी आ जाती है, बाद में टेक्निकल सर्विसेज की भी आ जाती है थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मशीन या कोई और चीजों से आप सर्विस रेंडर करते हैं। जैसे रॉयल्टी है, रॉयल्टी आप ट्रेडमार्क है, इतने सालों से आपने एक नाम लिया हुआ है तो वो नाम किसी को दे देते हैं तो उसकी रॉयल्टी फीस का नाम देते हैं, आप फीस के साथ वहां क्या लगा दिया रॉयल्टी,
है वो रॉयल्टी उस आपकी स्किल या वो ट्रेड नेम जो इतने सालों से गुडविल की वो एक कैटेगरी है जिसको आप ले लेंगे कि नाम मेरा ले लो दो, उसको आप साथ रॉयल्टी लगा लेंगे। इसी तरह एक डिस्ट्रीब्यूटर है, कमीशन एजेंट है, वो कमीशन उसको कह लेगा, वहां उसका फंक्शन थोड़ा चेंज होगा। जहां हाई लेवल की स्किल और प्रोफेशनल वहां ये बर्ड फीस आ जाता है। क्लियर जी? एक सर आमतौर पे होता है कि कॉलेजेस में या स्कूल्स हैं या कॉलेजेस हैं, वहाँ जो सैलरी दी जाती है एम्प्लॉय रिलेशन में, वो सैलरी होगी। साथ में उन्होंने जब कोई एग्जामिनेशन आया तो एग्जामिनेशन के लिए वो एग्जामिनेशन कंडक्ट कराते हैं, उसके ऊपर वो सर्विसेज के ऊपर टैक्स काट रहे होते हैं 1B में। किसका? अपने एम्प्लॉय का यानी अरे मैं बताने लगा, जैसे डॉक्टर भी है, ये आपने पहले डिस्कस किया था कि डॉक्टर जो है डॉक्टर को फीस भी देते हैं, साथ सैलरी भी देते हैं, तो वैसे तो वो पार्ट ऑफ सैलरी ही है। हमने एक दो केस ला भी पढ़े थे, ठीक है। अब जो फैकल्टी की बात है तो फैकल्टी में दो चीजें होती हैं, एक जहां एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है वो तो एम्प्लॉय है, उसकी तो सैलरी है। जो एक परमानेंट फैकल्टी नहीं है, अंडर द कंट्रोल और सुपरविजन उसके नहीं है, वो फॉर द टाइम बीइंग आया है, कॉन्ट्रैक्चुअल अरेंजमेंट है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है, तो उस फैकल्टी की वो सर्विसेज है। ठीक है, जो परमानेंट एम्प्लॉय है लेक्चर पढ़ा के जा नहीं सकता, बैठेगा ऑफिस में ही, ठीक है, तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है, उसके कंट्रोल में पूरे और काम करेगा, उधर रहेगा, वो सैलरी है। वो जो आपका एंगेजमेंट एम्प्लॉयमेंट एंगेजमेंट आपका कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप है या एग्रीमेंट है, वो डिटरमिन करेगा, उसके कंटेंट डिटरमिन करेंगे कि आर यू विद इन द एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है या सर्विस प्रोवाइडर और सीपीएट है। उसमें आपकी सुपरविजन कंट्रोल होली सोली आप इंडिपेंडेंट नहीं है एम्प्लॉयमेंट में, यू आर अंडर द कंट्रोल सुपरविजन आप यू आर एम्प्लॉयर, जबकि दूसरी सिचुएशन में यू आर नॉट अंडर द कंट्रोल एंड डायरेक्शन ऑफ द एम्प्लॉयर फॉर द टाइम बीइंग आप है। लेकिन परमानेंट है तो उसमें फिर जो उसको फिर से वो उसको फी देंगे, फिर सर इवन गिफ्ट देंगे, फिर भी वो सैलरी ट्रीट होगी। इवन गिफ्ट भी दिया, कैश काइंड कुछ भी देंगे, दैट विल बी ट्रीटेड एज सैलरी। क्या डायरेक्टर जो कंपनी का है उसको एट अ टाइम सैलरी भी दी जा सकती है इन रूटीन? हाँ जी, और मीटिंग या फॉर स्पेसिफाइड पर्पस की फी भी दी जा ठीक सकती है? ठीक, वेरी गुड क्वेश्चन। डायरेक्टर जो होते हैं यूजुअली मैनेजमेंट करते हैं, मैनेजमेंट अफेयर्स में होते हैं, उसमें कुछ परमानेंट होते हैं जो ऑपरेशन देखते हैं। सपोज एक फाइनेंस डायरेक्टर रखा हुआ है, वो डायरेक्टरशिप कंपनी का डायरेक्टर भी है और साथ फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी करता है। डायरेक्टर यूजुअली कंपनी में जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है तो उसमें कुछ शेयर होल्डर रहते हैं, कुछ डायरेक्टर्स होते हैं। डायरेक्टर बाय वर्च्यू ऑफ देयर डेफिनेशन मीन डायरेक्टिंग समथिंग, जो कि मैनेजमेंट अफेयर जो है वो मैनेजमेंट ऑफ कंपनी में इन्वॉल्व होते हैं। वहां फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो सकती है, मार्केटिंग हो सकती है, प्रोडक्शन हो सकती है, पर्सनल हो सकती है और हजारों एक्टिविटी फंक्शन हो सकती है, उसको उन्होंने मैनेज करना है। तो कुछ डायरेक्टर हो सकते हैं परमानेंट एम्प्लॉय, वो एम्प्लॉय हो सकते हैं, वो गेस्ट रिम्यूनरेशन ले सकते हैं, ड्यूटी सारों की मैनेज है। तो कुछ हो सकते हैं कि जो वर्किंग डायरेक्टर ना हो, एम्प्लॉय ना लेते हो, वो मीटिंग शीट में जब आए तो उसकी वो फीस ले। अब जो डायरेक्टर है परमानेंट एम्प्लॉय और वो भी आता है, अगर उसको भी फी मिलती है, अटेंड करता है मीटिंग को या फी मिलती है, लेकिन वो फी होगी डायरेक्टर की सैलरी की ही अगर वो एम्प्लॉयर रिलेशनशिप है, लेकिन विद होल्डिंग पर्पज के लिए सेग्रीगेट किया जाएगा। फिर समझाऊं दोबारा, होगी उसकी सैलरी, वर्किंग सैलरी होगी, टैक्स उसने सैलरी वाला देना है, विद होल्डिंग जब आप करेंगे तो उसमें आपने सेग्रीगेट कर लेना है। जो फी होगी उस पे 20% लगा लेना है, बाकी पे दूसरा रेट लगा लेना। रिटर्न में भी डायरेक्टर फी सैलरी के साथ पार्ट है। हाँ, उधर टैक्स 149 में टोटल चला जाएगा। हाँ, यहाँ डिडक्शन फीस की अलग हो जाएगी और सैलरी की अलग आ जाएगी विद होल्डिंग फी के लिए, क्योंकि स्पेसिफिकली ओवर राइडिंग प्रोविजन ऐड कर दिया, इसीलिए नॉट विद स्टैंड का वर्ड यूज किया। अब इस पे वो नहीं एप्लीकेबल, ये सुपीरियर सेक्शन है। हाँ ठीक है, ये सुपरसीडिंग है, स्टैंड ऑन द हायर पेडेस्टल, नॉट विद द स्टैंडिंग जब कह दिया कंटेन इन सब सेक्शन वन, जो उसमें है वो इसमें नहीं लगता। ठीक है, इसमें क्या है, इस पे अपना इंडिपेंडेंट लगता है। जो डायरेक्टर फीस है इवन दो वो सैलरी है, ठीक है, तो सैलरी भी उसको दी है डायरेक्टर को, तो वो नहीं लगना। अब कौन सा लगना है? अब ये वाला, फॉर द पर्पज ऑफ
ओनली विद होल्डिंग। ये नहीं कहा नॉट विद सेक्शन 12 को नहीं ओवरराइड किया इसने। इसने किसको ओवरराइड किया है? इसी को, इसी विद होल्डिंग को किया है कि 1-2 में जो विद होल्डिंग सैलरी पे होनी है इस पे वो नहीं लगनी, इस पे ये लगनी, ऐसे समझ रहे, ठीक है। विद होल्डिंग ऐसे होगी, सैलरी की जब टैक्सेशन कैलकुलेट होगी वो उसके मुताबिक सैलरी के मुताबिक होगी, और ये एडजस्ट हो जाएगा जितना कटा होगा, 20 पे कटा हो या अदरवाइज कटा हो। लेकिन आमतौर पे जो विद होल्डिंग एजेंट है वो इसको सर्विसेज में काटता है और वो चूंकि मिनिमम में हो चला जाता है। नहीं, इधर लिखा हुआ है, नहीं, वो और बात है, वो गलत है, वो गलत प्रैक्टिस है। वो गलत प्रैक्टिस है क्योंकि वो फिर अकॉर्डिंगली वायरलेस कर देंगे, या इधर वो कहेंगे शॉर्ट डिडक्शन है, ये वो है। उधर जो टैक्स आया होता है वो 153 1B। देखो वो तो आप गलत, आप रेंट समझ के काट लें इसको। आप कहें सैलरी नहीं रेंट है, आपको रोका जाए थोड़ी जा सकता है, ठीक है। कुछ और समझ, बोनस समझ ले, डिविडेंड समझ ले, एम्प्लॉयर ने डिविडेंड दिया है, काट लें इसमें, ये आपकी मर्जी है कि सबसे समझ लें, कमीशन आप कमीशन समझ के काट लें, तो कमीशन वैसे इसी डेफिनेशन में आता है, ठीक है। बाद में आपने सेल ज्यादा कर दी है एज ए आप मार्केटिंग मैनेजर, उन्होंने आपको कमीशन दे दिए, तो कहाँ जाएगा? 233-35 ब्रोकरेज कमीशन में जाएगा, इधर जाएगा, इधर ही आएगा, तो इधर उसका पार्ट है। लेकिन आपने हो सकता 10% रिडक्शन करा लियो, ठीक है। काटा कौन, क्या काटा है, और ऑफिशियल या स्टैट्यूटरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ये गलत चीज है, ठीक है। क्योंकि यहाँ वो सैलरी की डेफिनेशन में फॉल करता है ड्यू टू एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, तो वो गिफ्ट है, फी है, कमीशन है, वट एवर इट इज, दैट इज पार्ट ऑफ सैलरी, अनलेस ओवरराइडिंग के तहत 20 में लाया हो, या जब ये 20% टैक्स कटेगा तो ये टैक्स ज्यादा नहीं हो जाएगा? ज्यादा हो या कम हो, उसने ओवरराइडिंग सुपीरियर प्रोविजन से लगा दिया है, और ज्यादा हो जाएगा तो फंड ले लें। चलो एग्जाम्पशन जो है, जो सैलरी की एग्जाम्पशन है, जैसे ग्रेजुटी है, अप्रूव्ड है, या वो ये पहले हमने डिस्कस कर लिया है, 6 शेड्यूल है प्रोविजन, उसके लिए आप अप्रूवल लेते हैं, इसको हम 3-4 एंगलों से कर लिया था। एम्प्लॉयर की अप्रूवल हो तो उसके एक्सपेंडिचर डिडक्ट कब होना है, तो एम्प्लॉय के लिए कब होना है, डिडक्शन कितनी करनी है, कितने 10% है, या वो आपका ग्रेजुटी है, या आपकी वो क्या नाम है प्रोविडेंट फंड है, जो सुपर एनुएशन फंड है, उसके लिए 6 शेड्यूल के पूरे लेक्चर हो चुके हैं, ऑलरेडी पढ़े हुए। लेकिन अब वो कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर की कितनी है, एम्प्लॉय की कितनी है, किस तरह होनी है, कितनी डिडक्शन करनी है, अरेंजमेंट की या नहीं की, वो सारी इसके मुताबिक है गोल्डन शेक हैंड है जी। गोल्डन शेक हैंड और टर्मिनेशन में जो हमें एक लमसम अमाउंट मिलती है, तो ये जो है वो उसको मतलब वो सैलरी का पार्ट ही बनती है ना जी। वो लिखा हुआ सैलरी है उन्होंने, उसकी जो टैक्सेशन है वो एग्जेम्प्ट है क्या वो जो आपको गोल्डन शेक हैंड में नहीं, जब सैलरी आएगी टैक्सेबल होगी, जितनी आपकी अनलेस सेंट्रल सेकंड शेड्यूल में एग्जाम्पशन, जैसे पेंशन है, पेंशन आपकी एग्जाम्प्ट है, ग्रेजुटी की भी अलग क्लास है कुछ एग्जाम्पशन की, ठीक है ना, तो सेकंड शेड्यूल में वो भी उस एक्सटेंट रखता है। प्रोविडेंट या स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट होते हैं, एक प्राइवेट फंड होते हैं, एक दूसरे फंड होते हैं, अप्रूव फंड है, उनकी भी सेकंड शेड्यूल में है। इसी तरह ग्रेजुटी की जो लिमिट एग्जाम्प्ट है वहां तक एग्जाम्प्ट है, बाकी नहीं। इस तरह अलाउंसेस बेनिफिट है, उसके लिए रूल है मेजरमेंट के लिए, या एक तो 139 है क्लास है सेकंड शेड्यूल की, जिसमें 10% तक आपका मेडिकल अलाउंसेस है, वो एग्जाम्प्ट है। बाकी कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, जजेस, ये वो उनके अलाउंसेस में लादा है, ठीक है। पहले और ज्यादा काफी अलाउंसेस थे, वो एग्जाम्पशन वाले आप देख लेंगे। सैलरी के हेड में जब हमने डिस्कस किया था, काफी किए थे। थैंक यू वेरी मच। सर मैं इंतहाई मशकूर हूँ सर मंशा सुखेरा साहब का, उन्होंने जो हमारी कंटिन्यूटी है इस टाइम इनकम टैक्स रिटर्न के हवाले से, और उसमें हम स्पेशली एडवांस विद होल्डिंग्स को देख रहे हैं, उसमें सेक्शन 149 उसके ऊपर कवर सर ने आज सारी चीज़ों को हमें मज़ीद डिटेल से रहनुमाई की। सैलरी के ऊपर ऑलरेडी हम डिटेल लेक्चर सर के अवेलेबल हैं, जो दोस्त उसको सुनना चाहें, सेक्शन 12 और उससे ऑनवर्ड सैलरी के हवाले से, जो सैलरी से रिलेटेड प्रोविडेंट फंड या पेंशन फंड या ग्रेजुएटी फंड्स, इन सारे अप्रूव्ड सुपरन फंड, इनके ऊपर भी मुकम्मल एक लेक्चर अवेलेबल है, इनकी टैक्सेशन उनके हवाले से। जो दोस्त इसको सुनना चाहें तो उसको डिटेल सुन सकते हैं।
आज का चूंकि स्पेसिफिक लेक्चर का तसलसल जो है वो इनकम टैक्स रिटर्न के रेफरेंस से था, और हम वो सेक्शन को पहले 147, 148 के बाद 149 आज हमने कवर किया और इसको नेक्स्ट करेंगे। सर 2-3 चीज़ें मैं सर की इजाज़त से इसमें ऐड कर दूं। एक तो एम्प्लॉय में याद रखिएगा कि एम्प्लॉय सिर्फ इंडिविजुअल होता है, इसमें एओपी या कंपनी एम्प्लॉय नहीं हो सकती। जहाँ पे एओपी या कंपनी होगी तो वो सर्विस प्रोवाइडर हो सकता है, लेकिन वो एम्प्लॉय नहीं हो सकता, एम्प्लॉय सिर्फ इंडिविजुअल होगा। पहली गुजारिश। दूसरी गुजारिश जो सर ने हमें डिटेल से रहनुमाई कर दी कि उसके तमाम प्रेक्विजिट, तमाम अलाउंसेस, व्हाट्स एवर नेम कार्ड, वो सारे सैलरी का पार्ट हैं। ग्रास सैलरी का वो पार्ट बनेंगे अनलेस अनटिल उन्हें सेकंड शेड्यूल के अंदर या किसी स्पेसिफिक प्रोविजन के जरिए उनको एग्जेम्प्ट करार ना दिया गया हो। यानी कि जब तक एग्जेम्पशन स्पेसिफिक अवेलेबल नहीं, तब तक आप जो भी नाम रख लें वो सैलरी का पार्ट है, टैक्सेबल सैलरी का पार्ट बनेगा और टैक्सेबल सैलरी के मुताबिक वो होगा। तीसरी चीज़ सर ने बड़ी खूबसूरत वजाहत की कि सैलरी जो है ये सारी कैश बेस है, तो एवरेज रेट का जो जहाँ पे जिक्र है सेक्शन 149 में कि आपने टैक्स एवरेज रेट पे लेना है, तो इससे ये कतन मुराद नहीं कि आपका अगर एम्प्लॉई आपके पास 6 माह एम्प्लॉयमेंट में है और आपने उसके 12 महीने का टैक्स कैलकुलेट नहीं करना। आपने जब से वो एम्प्लॉय हुआ और उसके 30 जून तक जो उसकी एवरेज टैक्स रेट बनेगा उसको कैलकुलेट करके उस परसेंटेज के मुताबिक उससे आपने वो करना है सब्जेक्ट टू एडजस्टमेंट टैक्स। अगर वो रिकॉर्ड पिछला भी दे दे जी, कहीं और एम्प्लॉयमेंट की है तो फिर वो भी ऐड करके उसके मुताबिक आपका उसमें सिर्फ ये है कि अगर वो एम्प्लॉय पीछे कहीं और एम्प्लॉय रहा है और वो 149(1) के तहत जो प्रोविजन है उसमें आपको पिछले एम्प्लॉयर का रिकॉर्ड और रिडक्शन का सबूत और चीजें सारी दे देता है, तो फिर आप उसको मर्ज करके टोटल भी कर लें। लेकिन अगर आप बतौर एम्प्लॉयर सिर्फ अपनी जिम्मेदारी भी अदा कर लेते हैं, जब तक एम्प्लॉई आपको इंटीमेट ऑफिशियल नहीं करता, क्योंकि ऑफिशियल में इसके ऊपर बाकायदा रूल्स है, IT3 फॉर्म है जिसके ऊपर एम्प्लॉई ने आपको ये अप्लाई करना है, टैक्स डिडक्शन का उसने अलहदा एविडेंस देना है, एम्प्लॉयर ने इसका अलहदा से रजिस्टर रखना है, और उसके बाद एम्प्लॉई की रिटर्न भी आपने लेकर रखनी है। तो उसके अंदर आपने एम्प्लॉई का बतौर सबूत कि उसने बाद में अपनी टैक्स लायबिलिटी चीज़ें अपनी पूरी कर दी। ये नहीं हुआ कि वो उसने आपसे एडजस्टमेंट ले ली और बाद में पता चला कि उसने अपनी टैक्स लायबिलिटी चीज़ें पूरी नहीं की। तो इस सारे तनाज़र के अंदर सेक्शन 149 की एडवांस विद होल्डिंग को आज सर से समझते हुए आज के लेक्चर को हम क्लोज करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम आपके पास दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।